हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। तो लाइट को समझने से पहले हम ये बात करते हैं कि हम दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास मेजरली 5 सेंसेस है। पहला ऑब्वियसली हम चीज़ों को देख पाते हैं, वी कैन सी थिंग्स। दूसरा, हम चीज़ों को सुन पाते हैं, वी कैन हियर देम। एंड देन वी कैन ऑल्सो फील देयर टच। इसके अलावा हम टेस्ट कर पाते हैं चीज़ों को। और लास्टली क्या करते हैं एक और, हाँ, हम लोग चीज़ों को स्मेल भी कर पाते हैं। तो अब ये सारी जो सेंसेस है हमारे, ऑल ऑफ दिस सेंसेस हेल्प अस इन ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड। हम चीज़ों से इंटरेक्ट ही इसलिए कर पाते हैं बिकॉज इनमें से कोई ना कोई सेंस कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा है। तो हम आज मेजरली इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वाई एंड हाउ कैन वी सी थिंग्स। ये एक अपने आप में एक बहुत, अगर आप कभी सोचें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा लाइट और साउंड दोनों को कंपेयर करते हैं कि ताकि क्या होगा ना कि साउंड और लाइट जब आप कंपेयर, साउंड आपने पढ़ा हुआ है तो जब आप साउंड से कंपेयर करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट लिटिल ईजीली। तो सबसे पहले अगर हम साउंड की बात करें, साउंड आपने पढ़ा है, साउंड कब जनरेट होता है, कब क्रिएट होता है, व्हेन देयर इज सम वाइब्रेशन। किसी भी मीडियम के पार्टिकल का जब कोई भी वाइब्रेशन हो तो उससे साउंड क्रिएट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग समथिंग, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो ये जो मेरे वोकल कॉर्ड्स है वो दे आर वाइब्रेटिंग, those vibrations are transmitted to this air particles are vibrating, and then those air particles vibrate, reach the mic में फिर कुछ conversion हो रहा है, electrical signals में वो convert हो रहा है, that is a different thing। तो इस तरह से कोई भी मीडियम का पार्टिकल जब वाइब्रेट करेगा it will create sound। तो ultimately what is sound? Sound is some vibration which is reaching our ears, and that vibration जो एक एनर्जी आ रही है, जो एक एनर्जी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट फ्लक्चुएशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, उसको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है एज साउंड। सो इन जनरल साउंड इज नथिंग, जस्ट वाइब्रेशन ऑफ सम particles, but this is our brain which is interpreting those vibrations as sound. So we can listen to things because something vibrating, some vibrations are reaching our ears, and then those vibrations are converted to electrical signals और उसको brain interpret कर रहा है as sound. So similarly, what is light? We can see things because of light, but light है क्या? What is light? So जैसे साउंड एक वाइब्रेशन है मीडियम के पार्टिकल्स का, तो सिमिलरली लाइट भी कुछ ऐसा ही है। अभी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, बट लाइट इज ऑल्सो समथिंग इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। साउंड में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एक कुछ वेव है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इन द सेम वे इन लाइट ऑल्सो देर इज सम एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है, देयर इज सम एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड। कुछ डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है, विल डिस्कस दोस आफ्टरवर्ड्स। तो अब लाइट जो है वो भी एक कुछ एनर्जी, जैसे लेट्स से मेरे पास एक टॉर्च है। सो ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च से देयर इज समथिंग विच इज कमिंग आउट, देयर इज सम एनर्जी विच इज कमिंग आउट, और इस एनर्जी को हमारा ब्रेन, सो दिस एनर्जी इज रीचिंग आवर आईज। When this energy reach our eyes, हमारे रेटिना उसको ऑब्जर्व करता है, सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाते हैं, एंड उस एनर्जी को, उस चेंज इन एनर्जी जो भी फ्लक्चुएशन है, आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एज इट एज समथिंग एज अ कलर और समथिंग विच वी कैन सी। तो जैसे साउंड का वाइब्रेशन जो भी है वो साउंड है, किसी मीडियम का वाइब्रेशन साउंड है, वैसे ही कुछ वाइब्रेशंस ऐसे हैं जिसको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है एज लाइट। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है, वाई वी आर नॉट एबल टू हियर द लाइट एंड सी द साउंड। ये ब्रेन ही है, ऐसा कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, बट स्टिल द बेसिक आइडिया है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो दैट एनर्जी ट्रांसफर को, वाइब्रेशंस जो है मीडियम का, उसको जो साउंड हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है,
बट लाइट को हमारा ब्रेन कुछ जो अलग टाइप के एक वेव है उसको हमारा ब्रेन एज लाइट ट्रीट कर रहा है और हम चीज़ों को देख पा रहे हैं. सो ऑल इज हियर, यहाँ पे ही सब हो रहा है. सो अब ये बेसिक बातें हमने की कि देर इज सम एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड और उसको हमारा ब्रेन एज लाइट या साउंड इंटरप्रीट करता है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. पहले इसको हम मिटा देते हैं. नाइस. सो जो साउंड है उसको हमने क्या बोला, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी मीडियम. मीडियम के जो पार्टिकल्स है कोई भी, जैसे कि कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, गैस है, कोई मीडियम है, द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम आर वाइब्रेटिंग. सिमिलरली लाइट जो है उसमें क्या हो रहा है, हाउ इज दिस क्रिएटेड, क्या है, कौन सी एनर्जी है. सो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो हम एक एक करके हम बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के बारे में तो ऑब्वियसली फ्रॉम टाइम इमेमोरियल हम सोच ही रहे हैं कि क्या है लाइट, कैसे क्रिएट हो रहा है, हम चीज़ों को देख क्यों पा रहे हैं हम चीज़ों को. तो ये तो बहुत पहले से हम सोचते आ रहे हैं, अभी से नहीं. बट हम मेजर जो बातें हुई है उनसे स्टार्ट करेंगे. सो एक पहला जो मेजर एक आइडिया दिया था व्हाट इज लाइट, वो दिया था रेने डेस्कार्टिस ने. हु इज रेने डेस्कार्टिस, अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ा हो तो दैट सेम गाय जिन्होंने एक्स वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं उसका कॉन्सेप्ट दिया है. सो उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट एक कार्पस्कल्स है, या फिर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो पार्टिकल्स की तरह है. सो अगर कोई लाइट का सोर्स है, लेट्स से ये एक हमारा लाइट का सोर्स है. सो जब इससे लाइट बाहर आ रही है, सो व्हाट इज इट क्रिएटिंग, कार्पस्कल्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं. और वो जो पार्टिकल्स है वो हमारी आइज तक पहुंच रहे हैं, हमारी आइज उसको एज लाइट इंटरप्रीट कर रही है. तो रेने डेस्कार्टिस ने पहले कार्पस्कल थ्योरी दिया. अब जो ये कार्पस्कल्स है इसी को और थोड़ा डिस्कस किया न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन, ऑल टाइम जो हमारे फेमस साइंटिस्ट है जो हर जगह ही आ जाते हैं. तो आइजैक न्यूटन ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि जो लाइट है वो कुछ कार्पस्कल्स से मिलके बनती है या कुछ पार्टिकल्स से मिलके बनती है. अब न्यूटन इतने बड़े अथॉरिटी थे, तो मतलब ये जो बात है ये ग्रेविटी का जब उन्होंने लॉ दे दिया था, लॉज ऑफ मोशन भी हो गई थी बात, मतलब ये करीब 1600 अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको एक टाइम बताता हूँ, 1670s के आसपास की बात है. 1667 में ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन ये सब उन्होंने पूरा एक तरह से पूरा सोच लिया था. हालांकि ये सब पब्लिश बाद में हुआ. उसी टाइम के आसपास उन्होंने लाइट के बारे में भी काफ़ी स्टडी किया था. तो न्यूटन जो थे वो उनकी जो थ्योरीज थी वो काफ़ी लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी की काफ़ी अच्छी मतलब इस्टेब्लिश हो गई थी. तो ये जो थ्योरी थी कार्पस्कल थ्योरी, इसको भी लोग मानने लगे बिकॉज न्यूटन एक अथॉरिटी बन गए थे तब तक. हालांकि आज साइंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अथॉरिटी है तो उसकी बातें सब सही हो और सब मान ले, बट उस टाइम ऐसा हुआ. तो उसके रीजंस भी थे. तो न्यूटन जो थे उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए. फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रिज्म और जो हमारा डिस्पर्जन का है कि वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, उसके बारे में बहुत स्टडी किया. न्यूटन क्या करते थे, वो लाइट को, जैसे सन है ना, सन को देखते रहते थे बहुत देर तक, 5 मिनट 2 मिनट, और इसकी वजह से उनकी आंखें ख़राब भी होने वाली थी, हो गई थी, बट ग्रेजुअली फिर वो ठीक हो गई. तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेते थे. तो उन्होंने बहुत स्टडी किया और उन्होंने भी यही प्रपोज किया कि लाइट कार्पस्कल्स है, मतलब कुछ पार्टिकल्स हमारी आइज तक पहुंच रहे हैं और हम उसको लाइट की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं. उसके बाद फिर और कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट कार्पस्कल नहीं है, लाइट जो है वो वेव है. अब वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, न्यूटन को क्यों चैलेंज कर रहे थे, उसके पीछे भी रीज़न है. तो ये कौन कौन प्रपोज किए थे, वन वॉज रेने डेस्कार्टिस एंड वन वॉज आइजैक न्यूटन. देयर वर अदर पीपल ऑल्सो बट मेजरली ये दो लोग हैं.
फिर जो वेव जो थ्योरी है या वेव कॉन्सेप्ट है वो कौन दे रहे थे? एक तो ये 1770s की बात है अप्रॉक्सीमेटली या 1750s। इसमें तो कौन थे जो ये प्रपोज कर रहे थे? वो थे हाइगन, क्रिश्चियन हाइगन। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ड्यू टू दोज एक्सपेरिमेंट्स ही प्रपोज की नहीं यार, ये जो एक्सपेरिमेंट है आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस यूजिंग कार्पस्कल थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, आई नीड टू यूज वेव थ्योरी। तो मेजरली क्या एक्सपेरिमेंट था? एक्सपेरिमेंट ये था कि जब उन्होंने लाइट को कुछ एक फेनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो उन्होंने जब लाइट को, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपके पास एक कोई कार्डबोर्ड है, उसमें आपने 2 होल्स कर दिए है, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो होल्स है इनमें से हम लाइट को क्या करेंगे? पास करेंगे। तो जब लाइट इन होल्स से पास होगी तो यहाँ पर 2 होल्स है, ठीक है। इन दोनों में से जब निकलेगी तो इधर से एक अलग तरह से सोर्स बन जाएगा ऐसा कुछ, और यहाँ से लाइट का एक अलग सोर्स बन जाएगा। तो ये जो लाइट की वेव्स है ये एक दूसरे से क्या करेंगे? एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट था ये वेव पार्टिकल दोनों शो कर सकते हैं, पार्टिकल में इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि इन्होंने क्यों प्रपोज किया कि लाइट वेव होती है। इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। अभी साउंड को हटा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? तो इंटरफेरेंस या जब जैसे मान लीजिए अगेन कार्डबोर्ड का पीस है, अब ये जो कार्डबोर्ड पीस है इसमें हमने 2 ओपनिंग्स कर दिए हैं, ठीक है, एक यहाँ पर और एक ओपनिंग है यहाँ पर, ठीक है। एक और हम बनाते हैं, दो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कोई पार्टिकल, मान लीजिए फुटबॉल है, इसको अज्यूम कर लेते, बहुत बड़ा एक सेटअप है। तो मान लीजिए अगर हम फुटबॉल्स को इसके थ्रू मारेंगे तो क्या होगा? इधर लेट से हमारा स्क्रीन है जिस पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आ रहा है। तो फुटबॉल को हमने मारा यहाँ से, इधर से गया। अब फुटबॉल जो है या तो वो इस होल से निकलेगा या इस होल से निकलेगा। तो होगा ये कि जब आप बहुत सारी फुटबॉल्स फेंकेंगे तो कुछ फुटबॉल्स का इधर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो यहाँ आई है, और कुछ फुटबॉल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कहीं यहाँ पे आई है, इस होल से और एक इस होल से। तो कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखना चाहिए अगर कोई पार्टिकल है। बट जैसे मान लेते हैं पानी है, वाटर वेव है, अगर वाटर वेव है तो जब वेव इधर से पास होगी तो क्या होगा? यहाँ पे ऐसे बहुत सारी वेव्स बन जाएगी, 2 वेव्स के बाद। तो ये जो 2 वेव्स हैं ये एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरफेयर। और जब ये एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं पर आपको लाइट दिखेगी, ब्राइटनेस दिखेगा, कहीं पे डार्कनेस, फिर कहीं पे ब्राइटनेस, कहीं पे डार्कनेस। सो इस तरह से आपको कुछ डार्क लाइट इस तरह का पैटर्न दिखेगा। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अगर वेव है तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लाइट प्लस लाइट या वाटर प्लस वाटर वेव मिलके हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डिटेल हम बाद में समझेंगे जब हम सारे चीज़ें पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। अभी तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, व्हाई ही प्रपोज दैट लाइट इज अ वेव। तो उन्होंने देखा कि लाइट जब उन्होंने इससे पास किया, इन स्लिट से पास किया, इनको स्लिट्स बोलते हैं। सो ही ऑब्जर्व दिस पैटर्न, नॉट दिस पैटर्न। अगर ये पैटर्न मिलता तो वो बोलते कि लाइट पार्टिकल है, कुछ कार्पस्कल्स जा रहे हैं, बट उन्हें ये पैटर्न मिला। सो ये प्रपोज कि नहीं यार, लाइट तो वेव होनी चाहिए, पार्टिकल नहीं तो ये पैटर्न मिलना चाहिए था। और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इजी भी था, कई लोगों ने किया। तो अल्टीमेटली न्यूटन की अथॉरिटी को चैलेंज किया, लेकिन फिर भी हाइगन की बात को मान लिया गया, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली वो दिख रहा था। तो साइंस में एक अच्छी बात है कि आप अथॉरिटी आपकी नहीं चलती, आपका एक्सपेरिमेंट सही होना चाहिए। तो अल्टीमेटली दूसरी जो बात हुई कि वेव जो है लाइट वेव होती है, और ये क्रिश्चियन हाइगन ने प्रपोज किया। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, उनकी डिटेल हम बाद में समझेंगे।
लेकिन अभी के लिए क्या है कि लाइट एक वेव है अभी, जब जिस कंडीशन में अभी हम है एट प्रेजेंट। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि मैक्सवेल आए, जेम्स मैक्सवेल। अगेन वो आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह एक अमेजिंग फिजिसिस्ट थे। तो मैक्सवेल ने पता किया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैक्सवेल ने भी प्रपोज किया कि लाइट क्या है, एक वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ईएम वेव क्या होती है वो समझेंगे, लेकिन मैक्सवेल ने भी यही प्रपोज किया कि लाइट एक वेव है। तो हमारे पास आइजैक न्यूटन है, रेने डेस्कार्टेस है जो बोल रहे थे कॉर्पस्कल्स है, पार्टिकल है, हाइगन है, मैक्सवेल है जो बोल रहे हैं लाइट वेव है। ये सब 1750s, फिर ये 1870s उसके आसपास की बात है, ठीक है। ये अराउंड 1860s की बात है, अराउंड सब 100 साल में हो रहा है। बट फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो की बात है 1905, जिसको हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर भी बोलते हैं, बिकॉज इस साल उन्होंने 3 इतने माइंड बॉगलिंग पेपर्स निकाले हैं, जो कि अगर कोई एक पेपर भी कोई अपनी लाइफ में निकाल दे तो वो महान साइंटिस्ट बन जाए। तो एक तो स्पेशल रिलेटिविटी था, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था, एक ब्राउनियन मोशन के बारे में था। तो अभी जिसकी बात करें हम वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया 1905 में। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने ये प्रपोज किया अगेन कि नहीं यार, लाइट तो पार्टिकल होना चाहिए, वेव से हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं समझाता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या। अगेन ये सब हम एकदम शॉर्ट में समझ रहे हैं, डिटेल में हम बाद में समझेंगे। तो बहुत सिंपल एक ये फिनोमिना है। सो लेट सपोज आपके पास एक मेटल का सरफेस है, एक मेटल सरफेस है, और इसके ऊपर हम कुछ लाइट को एमिट करते हैं। लेट्स से हम इसके ऊपर कोई लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। जिसमें मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है। अब जब लाइट इस पे इंसिडेंट की हमने, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया किसी मेटल में कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ पार्टिकल्स, मतलब बेसिकली कुछ पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल है, एक मेटल की सरफेस है, उस पर लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, people tried explaining this using wave theory of light, but the results that they were getting from wave theory were completely opposite to that of the particle to that of the real world observations. तो मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा था कि लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने पर क्या हो रहा है। तो दो चीज़ें हैं, देखिए, एक तो लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अब हम बात करेंगे कि इंटेंसिटी चेंज करने पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर क्या हो रहा है। तो दो चीज़ों की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो, और जो इसके अलावा नंबर के अलावा जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाए तो क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो क्या होगा। तो अगर आप सोचें कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट के बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका मतलब है कि लाइट बहुत एनर्जेटिक है। अब एक तो वेव थ्योरी है, दूसरा है पार्टिकल थ्योरी, तो हम दोनों चीज़ों के थ्रू इसको समझेंगे। तो ऑब्जर्व क्या किया गया था, ऑब्जर्व ये किया गया था कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे लाइट की, तो जो नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन्स जब निकल रहे थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही थी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, और अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे
ठीक है, फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी, और इंटेंसिटी से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी से, हाँ तो इंटेंसिटी से करने से क्या हो रहा था, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे वो इंक्रीज हो रहे थे, तो इंटेंसिटी से क्या चेंज हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं। हालांकि उससे एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा भी रहे थे तो एनर्जी सेम ही थी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा था। तो इंटेंसिटी से क्या चेंज हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्रीक्वेंसी से क्या चेंज हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑब्जर्वेशन था, बट अगर हम वेव थ्योरी से इसे समझाए तो होना ये चाहिए था कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़नी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते तो नंबर बढ़ने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स के जो एमिट हो रहे हैं, बट उसका ठीक उल्टा हो रहा था, एकदम ऑपोजिट। तो इसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कोई, तो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया पार्टिकल नेचर लाइट का। उन्होंने बोला कि अगर हम इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करें तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे अगर पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उसका मीनिंग ये है कि ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन या लाइट का जो भी पार्टिकल है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा यहाँ पे लाइट के पार्टिकल आएंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होते जाएंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर बढ़ रहा है, और पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होना है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, यानी कि जो भी फोटोन आ रहा है वो ज़्यादा एनर्जी का आ रहा है, मतलब वो और ज़्यादा तेज़ी से हिट करेगा, जितना तेज़ी से हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी उतनी तेज़ी से, एक तरह से उसको उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो आइंस्टाइन कुड एक्सप्लेन दिस यूजिंग द पार्टिकल थ्योरी। तो यहाँ पे वापस से आइंस्टाइन ने क्या प्रपोज किया कि नहीं यार, लाइट तो पार्टिकल ही होता है, लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल ही होता है। तो आइंस्टाइन का नाम भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो वी हैव डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट में वेव थ्योरी को यूज़ करके हम पता करें कि लाइट क्या है, किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल से हो रहा है, तो एकदम खिचड़ी बन चुकी थी टिल दिस टाइम 1905 1910 के आसपास, एकदम बहुत कन्फ्यूजन हो गया था व्हाट इज़ लाइट। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा वी नो व्हाट इज़ लाइट नाउ, अभी भी कुछ नहीं पता है कि व्हाट इज़ लाइट, बट नाउ आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स, फिर 1925 के बाद हम ये मानने लगे दैट लाइट शोज ड्यूल नेचर, यानी कि लाइट वेव की तरह भी एक्ट करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। अगेन ये मुझे खुद को भी नहीं समझ में आता है कि लाइट कैसे वेव और पार्टिकल दोनों हो सकती है। ये कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, दैट्स वाई यू कैन नॉट इवन इमेजिन और फैदम व्हाट इज दिस कि लाइट ड्यूल नेचर शो करती है, लाइट पार्टिकल भी है वेव भी है। आई डोंट नो हाउ टू विजुअलाइज दिस। तो अभी आपको अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, दैट लाइट इज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और लाइट के इस नेचर को बोलते हैं ड्यूल नेचर, ठीक है। हालांकि बाद में डी ब्रोगली आए डी ब्रॉय आए जिन्होंने 1925 के आसपास ये प्रपोज किया कि लाइट तो शो ही कर रही है वेव पार्टिकल नेचर दोनों, हर एक चीज़ जो हम पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इट ऑल्सो शोज वेव नेचर। तो लाइट जो इसको हम वेव मानते थे वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है, और जो पार्टिकल्स जिनको हम पार्टिकल मानते हैं वो भी वेव नेचर शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की भी वेव होती है, हालांकि वो सब बात की बात है। तो अल्टीमेटली अभी क्या ध्यान रखना है, हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, अभी अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, लाइट इज समथिंग इन विच सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी का कुछ ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है बहुत स्पेसिफिक एनर्जी का ट्रांसफ़र है, किससे हो रहा है वो अभी हम बात कर रहे हैं, उसको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है समथिंग दैट वी कैन सी, ठीक है। तो हमारा ये बात तो क्लियर हुआ। तो अल्टीमेटली अभी हम ये बात करते हैं, अभी जो हम पढ़ने वाले स्टार्टिंग करेंगे, तो अभी हम अज्यूम करते हैं फॉर जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सो एक्सप्लेनिंग दोज आइडियाज विल यूज वेव थ्योरी। तो अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि लाइट क्या है,
एक वेव की तरह एक्ट करती है फॉर एक्सप्लेनिंग दिस आइडियाज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ऑल दोस आइडियाज। अब कौन सी वेव, तो देखिए साउंड वेव है, साउंड इज ऑल्सो अ वेव, साउंड इज द वेव विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जैसे एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं क्रिएटिंग साउंड। इन द सिमिलर वे व्हाट इज लाइट, लाइट कौन सी वेव है, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, एक बहुत अमेजिंग फिजिसिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। So around 1760s approximately, he was studying electricity and magnetism. When he was studying electricity and magnetism, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। तो यू गाइज नो दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट changing magnetic fields and changing magnetic fields can generate electric field. You have already studied this. तो मैक्सवेल उसी की स्टडी कर रहे थे कि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है। तो चार मैक्सवेल की इक्वेशन जो है, मतलब जो उन्होंने अलग अलग जो लॉज थे उनको कंबाइन किया, जैसे एक हमारे फैराडेज लॉ है, एक एम्पियर का लॉ है, गॉस लॉ है, इनको उन्होंने कंबाइन किया और एक चार इक्वेशन दिया। मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म कैसे वर्क कर रहे हैं। तो उस उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए उन्हें ये पता चला दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटिंग सम वेव। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रिएट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल जनरेट अ वेव। और उस वेव को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस ईएम वेव, जब वो उन्होंने इक्वेशन, ये सब मैथमेटिकली हो रहा है ना, दिमाग में कर रहे हैं वो सब। सो व्हेन ही स्टडीड दिस ईएम वेव, तो एक इक्वेशन थी जिससे उन्हें स्पीड पता चली इस ईएम वेव की, और उन्होंने जब ये स्पीड को कैलकुलेट किया, सो दैट स्पीड वाज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ meters per second. This was the approximate speed of EM wave in vacuum. This is in vacuum, okay. तो अब हमें ये पता था उस टाइम पे 1800 के आसपास अप्रोक्सीमेटली हमें लाइट की स्पीड पता थी, विच वॉज अगेन समवॉट सिमिलर टू दिस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बट समवॉट सिमिलर टू दिस। तो टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ ही प्रपोज्ड कि लाइट और ईएम वेव एक ही है, लाइट की स्पीड भी लगभग यही थी, ईएम वेव की स्पीड भी लगभग यही थी। सो ही प्रपोज दैट ईएम वेव एंड लाइट आर सेम थिंग्स। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला, आगे जाके ये प्रूव भी हो गया, तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला दैट लाइट कैसे जनरेट हो रही है या हमारी आईज तक क्या पहुंच रहा है। सो जब कोई लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, सो इट मीन्स some electric and magnetic fields, changing electric and changing magnetic fields are reaching our eyes, और जब वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, हमारा ब्रेन उस ईएम वेव को इंटरप्रेट कर रहा है एज लाइट, समथिंग विच वी कैन सी। तो यहाँ से मैक्सवेल ने क्या किया, मैं क्यों बोल रहा हूँ ही इज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, क्या किया उन्होंने, इफ यू कैन थिंक हियर, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ magnetism, and then there is this concept of light. So if you can think, he combined all these different branches of physics, electricity, magnetism, light, into one single branch which is called electromagnetism. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ऑल दीज आर सिमिलर थिंग्स, एक ही प्रिंसिपल पे ये सब वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही लाइट है, और ये एक बहुत बड़ा, ये पहला एक इतना बड़ा यूनिफिकेशन था अलग अलग ब्रांचेस का। अभी अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज इन विच वी कैन कंबाइन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ये पहला एक यूनिफिकेशन था मेजर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, ऑल थ्री वर कंबाइंड इनटू वन सिंगल ब्रांच। ठीक है, अब थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम बात करते हैं कि क्या सुना है आपने पहले कभी व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या कहीं यूज देखा है आपने। सो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि क्या कहीं आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सुना है।
हाँ ऑब्वियसली यू नो यू कैन सी थिंग्स, तो आपको पता है कि रेड ब्लू वॉयलेट ये सारे कलर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो जो अच्छा अब एक बात बताइए, सो यू नो दैट व्हेन यू स्टडीड साउंड, what did you study? You studied that there are many different sounds of different frequencies, but our ears, human ears are capable of hearing a range, a particular range of frequencies, which is from 20 hertz to 20,000 hertz or 20 kilohertz. So you know about this range, 20 hertz to 20 kilohertz or 20,000 hertz. So does this mean that there are vibrations only in this range? No, there are vibrations out of this range. So there are sound vibrations which are lower than 20 hertz, which we call as infrasonic sound, and there are sound waves which are more than 20 kilohertz, which are called ultrasonic sounds. So it's the limitation of our ears and our brain that we can only interpret this bandwidth of frequency. इसके कम होगा फ्रीक्वेंसी, इससे कम तो हमको सुनाई नहीं देता। कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स, इनको आगे पीछे जो फ्रीक्वेंसीज है वो सुनाई देता है। इन द सिमिलर वे EM waves are also of many different types, many different frequencies. हमारा जो एक बैंड है जिसको हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं, विजिबल लाइट भी बोलते हैं, that band is let's say if I talk about the wavelength, it is from 480 to approximately these are approximate values, 480 to 700 nanometers approximate values. मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ क्योंकि मैं पहले इधर ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट की बात करूँगा और इधर लाइट की वेवलेंथ कम होती जाएगी। अभी मैं इसको और सिंपल रखने के लिए 400 ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो ये जो है ये है रेड लाइट और ये जो है ये है आपका, तो ये पूरा रेनबो है, ये वॉयलेट, तो इसके बीच में और सारी आपकी लाइट्स आती है, 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। सो इसको हम देख पाते हैं, वी कैन सी दिस इन दिस रेंज, वी कैन सी इन दिस रेंज। इसको मैं थोड़ा छोटा, चेक नहीं है, कैन सी इन दिस रेंज, ठीक है। अब देर आर लाइट EM वेव्स विच आर इन टर्म्स, सो वेवलेंथ हम यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे द वेवलेंथ इज रिड्यूसिंग, वेवलेंथ इज रिड्यूसिंग, और ऐसा भी बोल सकते हो आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है एंड देन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग दिस साइड। तो हम इधर से अगर स्टार्ट करें, सो वी हैव रेडियो वेव्स, देन वी हैव माइक्रोवेव्स, देन वी हैव IR rays, then obviously visible range, then UV rays, X rays and gamma rays. So अब मेजरली हमने डिवाइड किया, ऐसा कुछ नेचर ने नहीं किया, बट वी हैव डिवाइडेड EM वेव इनटू 7 मेजर कैटेगरीज, जिसको हम EM स्पेक्ट्रा भी बोल रहे हैं। सो दिस EM स्पेक्ट्रा, अब मुझे पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि ये कहाँ पे आपने देखा है। So for example, radio wave. So where have you seen radio waves? Radio waves को हम use करते हैं in communication, radio wave communication, television communication and all other types of different types of communication, and even microwaves also we use for communication. There are certain wavelengths which we use for communication of microwave wavelength as well. So ये सब आपने सुना होगा, X-ray, IR rays, UV rays सब सुना होगा। So all these are light या EM वेव। हालांकि हमारा जो एक ब्रेन है और आइज है वो हम इतना ही इंटरप्रेट कर पाते हैं कि ये दिख जाता है, बाकी हमको कुछ दिखता नहीं है। सो लेट्स अज्यूम कि लेट्स से इफ ऑल द लाइट्स, विजिबल लाइट्स इन दिस रूम आर स्विच्ड ऑफ, विल यू, अगर आपको ये सुपर पावर मिलता कि आप दूसरी EM वेव्स भी देख पाते, तो अगर ये विजिबल लाइट को बंद कर दे तो आपको कुछ दिखता क्या? तो आपको अभी इस रूम में दिखता कि देयर आर रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह मोबाइल का सिग्नल है
और दूसरे भी कम्युनिकेशन का सिग्नल है। आपको आईआर रेज निकलती हुई दिखती अपनी बॉडी से, हम वी ह्यूमंस एमिट आईआर रेज, हमको वो जो गरम गरम फील होता है ना स्किन, सो दिस इज आईआर रेज विच आर एमिटेड, तो आपको आईआर रेज दिखने लगती। यूवी रेज जो है वो सन से आ ही रही है बहुत सारी, यू हैव हर्ड अबाउट यूवी रेज जो कि हार्मफुल होती है स्किन के लिए। एक्सरे आप करवाने अगर कभी जाते हो तो आपने एक्सरे भी देखा होगा। एंड देन देयर इज गामा रेज जो कि स्पेस से आती है। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है कि वाई ओनली दिस रेंज, वाई नॉट अदर, मे बी बिकॉज इवोल्यूशन में हमें इसी वेवलेंथ के बारे में ज़्यादा यूज़ था, इनका ही ज़्यादा यूज़ था। सो आर आईज अडेप्टेड टू दिस वेवलेंथ सिमिलर टू दैट रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज। तो लाइट अल्टीमेटली बहुत सारी टाइप की होती है, ऐसा नहीं दैट ये एक ही विजिबल रेंज ही है, देर आर अदर टाइप्स ऑफ लाइट एज वेल। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं दैट लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, which are all the other properties of light. So let me write all the things that we have discussed so far. So one is first thing first, light is an EM wave. Secondly, after this, light shows rectilinear propagation. Then light follows Fermat's principle. अब ये क्या है इसको हम समझेंगे। Then one more important thing is light travels with constant speed in vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 meters per second approximately. And then lastly, major जो हम बातें कर रहे हैं, we cannot see light. This is interesting. मैं समझाऊंगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट एक ईएम वेव है, वी नो दिस। लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। व्हाट डज दिस मीन? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल है बीच में और इधर कोई स्क्रीन है, तो अगर लाइट आपने यहाँ पे, ये कोई सोर्स है लाइट का, तो जब इससे लाइट निकल रही है, सो लाइट वुड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, और इधर आपको क्या दिख जाएगा, इसका शेडो मिल जाएगा, ये जो भी कार्डबोर्ड या जो भी है उसका शेडो आपको मिलेगा। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फर्माट्स प्रिंसिपल क्या है? फर्माट्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि whenever light is traveling, whenever light is moving, it follows the path which will require the least amount of time. ठीक है, not about distance, time. तो एग्जाम्पल के लिए let's say ये है sand, ये है सी, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप अभी, ये इधर सैंड है पूरा, ये बीच है एक, यहाँ पे पानी है सी। तो लाइट जब ट्रैवल करती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, इट ट्राइज टू रीच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल। अब इसको समझने के लिए हम ये वाला एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, एनालॉजी यूज़ करेंगे। सो लेट्स सपोज ये एक लाइफ गार्ड वाली सिचुएशन है। देयर इज़ वन लाइफ गार्ड हियर, जो कि सी या पानी में कोई भी अगर इंसान है या डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए होता है। सो लेट्स सपोज देयर इज़ समवन, लेट्स से मैं ही हूँ, एंड आई एम ड्राउनिंग। अब जो लाइफ गार्ड है, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं। जो लाइफ गार्ड है, लेट्स सपोज वो इधर कहीं पर है, ठीक है। अब लाइफ गार्ड को मुझे बचाने यहाँ तक आना है। सो वी नो टू थिंग्स। वन इज़ जब वो भागेगा तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी जब वो स्विमिंग करेगा। यूजुअली ऐसे होता है, अनलेस अनटिल कुछ एक्सेप्शन हो, बट यूजुअली क्या होगा कि जब वो सैंड पर भाग रहा होगा, द स्पीड वुड बी मोर, और पानी में आके उसकी स्पीड कम हो जाएगी। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल हियर? क्रिटिकल ये है कि वो जल्दी से जल्दी पहुंचे, ना कि कम डिस्टेंस। कम डिस्टेंस तो क्या है, वो ऐसे सीधा इसको फॉलो कर ले पाथ को। इससे
इससे कोई इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बात इम्पोर्टेंट ये है कि उसको कम से कम टाइम तक आप तक पहुंचना है। टाइम इज़ वाइटल, अदरवाइज यू कैन ड्राउन एंड यू कैन डाई। तो अब क्या कर सकता है, इधर ज़्यादा स्पीड है तो ऐसा करके सीधा आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैंड पे रहे और फिर पानी में आ जाए थोड़ा सा ही। ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए उसको कि इतना सा सैंड में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी में, ये तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीड है उसकी वो सैंड में ज़्यादा है, पानी में कम, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अल्टीमेटली देयर वुड बी सम ट्रेड ऑफ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना दूर जाके फिर नीचे आएगा। तो देयर वुड बी सम ट्रेड ऑफ, जिसमें क्या होगा कि थोड़ा डिस्टेंस कुछ यहाँ पे, थोड़ा कुछ यहाँ पे, जिसमें वो मिनिमम टाइम में पहुँच जाएगा। तो सिमिलरली whenever light has to travel from one point to another point, light tries to reach from that point to the final point using the path which will require the least time. टाइम यहाँ पे की है। अब ऐसा क्यों होता है, आई एम स्टिल नॉट श्योर। मैं भी सोचता हूँ कभी जब नींद नहीं आती है कि लाइट, वाई डज लाइट हैज़ टू डू दिस, क्या कौन मर रहा है इधर यहाँ पे, बट लाइट हैज़ टू डू दिस सम ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो। सो फर्माट्स प्रिंसिपल क्या है, लाइट ट्राइज टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यूजिंग द लीस्ट टाइम पॉसिबल। देन ये जो चीज़ है ना, वैक्यूम में लाइट का स्पीड इज कांस्टेंट, आई डोंट थिंक सो आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन एट दिस पॉइंट एंड यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट इट एट दिस पॉइंट। आई विल जस्ट टेल यू व्हाट दिस इज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो बाद में जब आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अब देखो, आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा। इन रिलेटिव मोशन यू नो दैट लेट्स से देर आर टू कार्स, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये है 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो रिलेटिवली एक दूसरे की तरफ कैसे आ रही, 50 किलोमीटर पर आवर। बट लाइट के केस में कुछ अलग ही होता है। तो मान लेते हैं हम स्पेस में हैं, दिस इज अर्थ, लेट्स से देर इज सम प्लैनेट, सम स्टार, समथिंग इज देयर, यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, विथ व्हाट स्पीड, लाइट की स्पीड वैक्यूम में अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। नाउ लेट्स से यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस स्टार और प्लैनेट वॉट एवर, एक स्पेसशिप में आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि अभी मैं बहुत ज़्यादा स्पीड ले लेता हूँ समझाने के लिए। लेट्स से योर स्पीड इज 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, लेट्स से। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, आप लाइट की तरफ, मतलब आप लाइट और आप एक दूसरे की तरफ किस स्पीड से आ रहे हो, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, लाइट विद रिस्पेक्ट टू यू और ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू लाइट, इट वुड बी 5 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। जैसे 20 और 30 50 हो गया। बट सॉरी, इंटरेस्टिंगली होता ये है that even if you are traveling with this much speed, still the light would appear to be coming towards you with the same velocity. अब शायद आधे लोगों को तो पता ही नहीं चला मैंने क्या बोला, बट लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। आप उसकी तरफ कितनी भी तेज़ी से जाओ, उससे दूर कितनी भी तेज़ी से जाओ, वो इसी स्पीड से आपकी तरफ आएगी। अब ये क्यों है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये तो एक अपने आप में पूरा एक ब्रांच है, स्पेशल रिलेटिविटी, जो हमने भी बात की थी ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 मिरेकल ईयर, उसमें वन वाज द आइडिया ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच ही एक्सप्लेन्ड, अनदर वन वाज दिस आइडिया ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम। तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब बात है। इसी की वजह से यू कैन ट्रैवल इन टाइम, मे बी यू कैन ट्रैवल इन फ्यूचर, ठीक है। आप बहुत स्पीड से, मतलब इसका मतलब ये है, इसका एक बेसिक कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप जितना तेज़ जाओगे ना, आपका टाइम उतना स्लो चलता है। तो अगर आपको फ्यूचर में जाना है, या जैसे मान लो आप अर्थ से गए, आप 2 साल बाद अर्थ पे वापस आए, आप बहुत तेज़ मूव कर रहे थे, तो अर्थ पे 5 साल हो गए और आपके 2 ही साल हुए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रैवल इन टू फ्यूचर। बट हाँ, इससे पास्ट में आना पॉसिबल नहीं। खैर, तो लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है वैक्यूम में। अब वी कैन नॉट, लाइट नहीं, वी कैन नॉट सी लाइट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, सो लेट्स से दिस इज द लाइट, ठीक है। अब इसमें जो लाइट निकल रही है, कैन यू सी दिस लाइट विच इज
वो वहाँ तक जा रही है, ठीक है, कैन यू सी द पाथ और कैन यू सी द लाइट? आई डोंट थिंक सो यू कैन। तो लाइट जो है उसको खुद को आप नहीं देख सकते हो कि लाइट है, ठीक है, मतलब वो पास हो रही है ना, इधर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है लाइट, इधर आप ये यहाँ से लाइट वहाँ तक जा रही है, देखो देखो जा रही है कि नहीं जा रही है ना लाइट। सो देर इज लाइट हियर ऑल्सो, दिस इन दिस रीजन ऑल्सो, वो आपकी आंखों तक भी आ रही है बट आप उसको नहीं देख पा रहे हो। लेकिन जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उस लाइट से, उसके बेसिस पे आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। सो यू कैन नॉट डायरेक्टली सी लाइट, आप लाइट के इंटरेक्शन को देखते हो, विच इज अगेन ऑल दिस थिंग्स आर टू बी थॉट ऑफ व्हेन यू आर अस्लीप, जब नींद नहीं आ रही तो ये सब चीज़ें सोच सकते हो, वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट हाउ, एक सिंपल सी बात करते हैं दैट हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स, हम चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वाई आर वी स्टडिंग लाइट, क्योंकि उससे हमारा कुछ हो रहा है ना, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं या फिर हम रेडियो सुन पा रहे हैं, मोबाइल पे बात कर पा रहे हैं, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग, हम मतलबी लोग होते हैं, वी स्टडी थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस। तो अब हम ये बात करते हैं दैट वाई आर वी एबल टू, हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स, लाइट में क्या होता है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेजरली in terms of light. So कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इसका क्या मीनिंग है? अरे आड़ा बन गया, इसको सीधा कर दे। सो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ क्रिएटिंग इट्स ओन लाइट, खुद की लाइट को जनरेट कर रही है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो टॉर्च है, इससे लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप। सन है, सन खुद की लाइट को प्रोड्यूस करता है, इट्स अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मेजरली ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच कैन नॉट जनरेट देयर ओन लाइट, जिनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। अच्छा अगेन, मैं जब ये सब बोल रहा हूँ, आई एम रेफरिंग टू द विजिबल रेंज ओनली, नॉट ऑफ अदर रेंज लाइक IR रेज, UV रेज, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विजिबल रेंज की बात कर रहा हूँ कि हम चीज़ों को देख क्यों पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मैं IR रेज एमिट कर रहा हूँ ना, तो एमिट तो मैं भी कर रहा हूँ EM वेव्स, तो मैं भी एक तरह से सोर्स हूँ, ठीक है। तो खैर हम विजिबल रेंज की बात करें, तो मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ बिकॉज आई एम नॉट एमिटिंग माई ओन लाइट। मेरी तरह मैं कोई वो अवतार नहीं हूँ कि ऐसा मेरी लाइट निकल रही है हर जगह से, ठीक है। सो या मून ऑल्सो इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है वो देखते हैं, बट वो दिख रहा है क्योंकि वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करे। सो देर आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कुछ नहीं, ये तो डायरेक्टली लाइट डालते हैं और आपको दिख जाएगा। सन जो है वो डायरेक्टली उससे लाइट आ रही है, आपको दिख गया, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सन है या बल्ब है, लाइट बल्ब है, जो भी, ठीक है। अब हमें मेजरली बात ये समझनी, वाई और हाउ आर वी एबल टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब इनकी तो खुद की लाइट है नहीं, सो हाउ आर वी एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है विच आर which we can say as the properties or the phenomena shown by light। तो हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर इधर लिख देता हूँ डिस्पर्जन, तो बहुत सारे फिनोमिना है जो लाइट शो करता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक बात करेंगे अभी
कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख क्यों पा रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू कैन सी मी, लेट्स से यू कैन सी माई स्पेक्टिकल्स, या फिर आप मेरे स्किन को देख पा रहे हैं. सो कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कि, हाँ, तो ये इस कलर को देखते हैं, या इस कलर को नहीं देखते हैं, हम इस टॉर्च के कलर को ये यहाँ से देखते हैं. तो अल्टीमेटली अब ये तो नॉन ल्यूमिनस है, अभी इससे कुछ खुद की लाइट नहीं आ रही है, ठीक है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज, जो भी सोर्स है, जैसे यहाँ पे लाइट है, वो सोर्स की लाइट इस तक आ रही है. नाउ देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैपन. ये जो सोर्स है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है, इट कैन एब्जॉर्ब लाइट, इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट एंड इट कैन एमिट लाइट. एमिट करने वाला हम बात कर ही नहीं रहे कि वो खुद से एमिट कर रहा है. सो इट कैन आइदर एब्जॉर्ब लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट. तो जब ऐसा होगा तो हम चीज़ों को देख पाएंगे. अब कैसे? तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रेड कलर का एप्पल है. अब पता नहीं ये एप्पल ऐसे ही होता है, जो भी है, ये एप्पल है, ठीक है. अब ये जो एप्पल है या बॉल है, लेट्स से ये रेड कलर का है, ये हमें दिख रहा है कि ये रेड कलर का है. तो ये रेड कलर का होने के पीछे क्या हो रहा है, क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दिस एप्पल इज रेड बिकॉज, या हम इसको रेड देख पा रहे हैं बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल अदर विजिबल कलर्स एक्सेप्ट रेड. ये रेड को फेंक रहा है हमारी तरफ और रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी दूसरी अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है. तो इसलिए हमें ये रेड दिख रहा है क्योंकि ये रेड को हमारी तरफ फेंक रहा है, रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि एप्पल इज रेड, तो अल्टीमेटली उल्टा बोलना चाहिए कि एप्पल इज एवरीथिंग बट रेड, क्योंकि रेड तो उसने फेंक दिया ना. एप्पल इज ऑल अदर कलर्स, जो भी है, ऑरेंज, ब्लू, वायलेट, एप्पल इज ऑल दोस अदर कलर्स एक्सेप्ट रेड, क्योंकि उसने रेड तो रिफ्लेक्ट कर दिया. बट खैर, दिस इज हाउ वी से. तो एप्पल इज रेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर एंड इट एब्जॉर्ब्स ऑल दी अदर फ्रीक्वेंसीज और अदर कलर्स. सो दिस इज वन वे वी कैन सी थिंग्स. अब इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं विच डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग. तो हम इस पे दो एंड्स पे जाते हैं, या तीन चीज़ें बात करते हैं हम. सो देयर आर ऑब्जेक्ट्स which reflect almost 100% light, which reflect some random percentage of light, let's say 0 to 100%, and then there are objects which reflect 0% light. This and this real world में exist नहीं करता कि कोई 100% रिफ्लेक्ट कर दे, ये मैं रिफ्लेक्शन का परसेंटेज बोल रहा हूँ, ठीक है, और कोई या तो 0% रिफ्लेक्ट करे, सब एब्जॉर्ब कर जाए. बट एक अजम्पशन ले रहे हैं हम. तो अगर कोई चीज़ 100% उस पर जो भी लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इट वुड बी विजिबल एज वॉट एवर कलर इज इंसिडेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट. तो लेट्स से कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम सारे कलर इंसिडेंट कर रहे हैं ना, वाइट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं. वाइट लाइट यानी कि सारे कलर्स जब मिलते हैं तो वाइट लाइट जनरेट होती है. तो दिस ऑब्जेक्ट विल रिफ्लेक्ट ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज. तो ये कैसा दिखेगा, वाइट कलर का दिखेगा. अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे एक ही लाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैं रेड लाइट ही डाल रहा हूँ. तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, रेड, क्योंकि ये जो लाइट आएगी रिफ्लेक्ट करेगा. लाइट ही कौन सी आ रही है, रेड आ रही है, तो वो क्या दिखेगा, रेड दिखेगा. तो जो भी 100% रिफ्लेक्ट करता है वो कैसा दिखेगा, जो भी उस पर लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो उस लाइट के जैसे दिखेगा. वाइट आ रहा है तो वाइट, रेड आ रहा है तो रेड, ब्लू आ रहा है तो ब्लू दिखेगा. सिमिलरली अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे एप्पल था, तो ये एक मान लेते हैं समझाने के लिए 10% चीज़ है, मतलब ये रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी एब्जॉर्ब कर रहा है. तो इस पर रेड कलर जब आएगा तो ये दिखेगा, इस पर रेड कलर नहीं आएगा तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा. अब जब सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 0% रिफ्लेक्शन, तो चीज़ें क्या दिखेगी, ब्लैक, ठीक है. तो ब्लैक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कलर. अगर कोई चीज़ ब्लैक दिख रही है मतलब इस पर सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं. अगेन परफेक्टली कोई नहीं करता, बट एक जनरल एग्जांपल. तो 100% रिफ्लेक्ट करेगा तो उस पर सारे कलर आएंगे तो वाइट दिखेगा. 100% एब्जॉर्ब करेगा तो उस पर कोई भी लाइट आए वो ब्लैक दिखेगा. तो दिस इज हाउ वी सी थिंग्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट और द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. अब एक कुछ होते हैं जो कि जैसे मैंने बोला ना एब्जॉर्ब करते हैं
ना रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो एक तो आपके हो गए ओपेक ऑब्जेक्ट्स, एक हो गए आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, और एक हो गए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत सारा एब्जॉर्ब करते हैं, ये थोड़ा कम एब्जॉर्ब करते हैं, और ये ना एब्जॉर्ब करते ना रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि कोई ग्लास है तो उससे ना लाइट एब्जॉर्ब हो रही है विजिबल लाइट, ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। आई होप ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो बात हमको करनी है वो ये है कि लाइट जो है वो जो भी ये प्रॉपर्टी शो करी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो है इनको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इज दिस। तो ये सब पढ़ने के लिए हम कुछ अजम्पशन लेने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वुड बी द अजम्पशन? अजम्पशन ये हम लाइट को वेव ही मानने वाले, ठीक है। लाइट इज़ अ वेव फॉर नाउ, फॉर अच्छा नहीं सबके लिए नहीं, तो ये जो है इन चीज़ों के लिए हम ये मानेंगे कि लाइट क्या है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्पर्जन। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या मानेंगे, लाइट ए वेव को एज अ वेव ट्रीट करेंगे लाइट को, एंड इसके लिए हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे। अब जब हम वेव भी ट्रीट करेंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, इन दो में वी विल अज्यूम कि वो जो वेव है वो एक रे की तरह है, ठीक है। मतलब वेव कैसी होती है, ऐसी हो सकती है, या वो जो आपने साउंड में पढ़ा था कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, ऐसी हो सकती है, जो स्लिंगी आपने देखा हो। तो लाइट एक वेव तो है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि लाइट वेव जो है वो एक रे की तरह है, एक तीर की तरह ऐसे लाइट निकलती है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम लाइट को ऐसा बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा डायग्राम बनाना ईजी हो जाएगा, स्टडी करना ईजी हो जाएगा। हालांकि रे जैसा कुछ होता नहीं, लाइट वेव ही होती है। तो इन सब में हम वेव, जो लाइट एक वेव है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, रे, इसमें तो हम वेव के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं एक बार ये सब मिटा देता हूँ और मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ हम आगे क्या करेंगे। सो लाइट can be a wave or a particle. अब वेव में भी हम क्या करेंगे, किसी किसी टॉपिक में ये अज्यूम करेंगे कि लाइट क्या है, लाइट इज़ अ रे। बाकी में हम वेव की तरह ही ट्रीट करेंगे ताकि हमारी स्टडी आसान हो। रे में, रे इसको हम रे ऑप्टिक्स, ये लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ये रे ऑप्टिक्स, ये वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम मेजरली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और भी चीज़ें हैं जैसे डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, वो भी इसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें मेजरली हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर में, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स, विल ग्रेजुअली मूव टू वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से क्योंकि थोड़ा इजी भी है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है, सो वी विल स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स, देन ग्रेजुअली हम थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं बट एक नए तरह के कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब जो भी ये प्रॉपर्टीज़ है इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये मेजर प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और मैं आपको एक प्रॉपर फाइनल एक माइंड मैप दे देता हूँ जो हमने आज पढ़ा है, एक समराइज कर देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइट क्या होता है इसके बारे में, एक कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र है विच इज़ इंटरप्रेटेड एज लाइट। दूसरा पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ड्यूल नेचर है इसको हम बोलते हैं। थर्ड थिंग इज़ लाइट जो है इट हैज़
something called rectilinear propagation property, and it also follows Fermat's principle, that it follows the path of least time. Then light travels with constant speed in vacuum, 3 into 10 to the power 8 meters per second. And then light also shows different properties like reflection, refraction, dispersion, interference, diffraction, TIR, and so on. Many different properties are there. So from next lecture onwards, we will start with the first major phenomena, reflection of light, and we will start with how does mirror work, what are mirrors, different types of mirrors, laws of reflection. Then we'll move to refraction, laws of reflection, lenses, and so on. So I hope today's session was useful, and if there is any doubt, you can ask me. And hopefully now the important thing to do is, just when you go to sleep, just think of how amazing this is, that there is some energy transfer which is coming to our eyes, reaching our eyes, and that energy is interpreted as light. Just close your eyes and you can imagine how important it is to see things, how lucky we are that we can see things. हमारा brain जो है उसका major जो proportion जो use होता है सेंस ऑर्गन्स में, सो मेजरली आर विजुअल कॉर्टेक्स यूजेस मोस्ट ऑफ द ब्रेन, और बाकी के जो विजुअल सिग्नल्स, बाकी के जो सेंसरी सिग्नल्स है वो हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं. दूसरे एनिमल्स में कुछ और है, जैसे डॉग्स में कुछ और है, कैट्स में कुछ और है, बट फॉर अस लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन सी थिंग्स. So I hope you will think more on this particular things that we have discussed. See you in the next class. Thank you.